भारत वहां पे बता रहा हूं कि एक सिंगल बटन दबाएगा, उसके बाद में उनका पानी रोक देगा भारत। लेकिन थोड़ी देर बाद में उनको पता चला, अरे हम तो जाहिल हैं, हम लोगों को ग्रोथ से मतलब नहीं, हमें तो जिहाद करना है। वो शेख हसीना जिनका 80s के दौर में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, लेकिन हम चाइना का गला इसी मलक का स्ट्रेट के ऊपर बैठ करके उसका गला दबा के रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या चाइना भारत का पानी रोक सकता है? इसके बारे में हम जानेंगे मुकेश जी से। जी मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए विनोद, जो भी चाइना से रिवर्स का पानी हमारे इंडिया के अंदर आता है, वो हमारे पानी को एक कुछ पार्ट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पूरे पानी को कंट्रोल करने की पावर उसके अंदर नहीं है। उसके लिए कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्रह्मपुत्र का जो पानी आता है, उसका केवल 30% से भी कम पार्ट हमारे पास में तिब्बत से आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर वो लोग आज अपना डैम बना रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम वो लोग बना रहे हैं। उसके ऊपर डैम बनाने के बाद में कुछ हद तक उनके पास में ये पावर आ जाता है कि उस पानी को वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। और भारत भी इसी से डर रहा था कि वो एकदम से अगर पानी छोड़ देते हैं तो ब्रह्मपुत्र के अंदर बाढ़ वाली पोजीशन बनेगी और हमारा जो असम है या बाकी जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं पूरे पूर्वोत्तर के अंदर, वो पानी के अंदर डूब सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। या फिर वो पूरा का पूरा पानी अगर रोक लेता है तो उससे आगे जब फ्लो नहीं होगा तो उससे भी हमें नुकसान है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग खुद भी अपर सियांग के अंदर अपना एक बड़ा डैम बना रहे हैं। आपके लिए जानकारी के लिए बताऊं, ओनली 15 to 30% पानी ही उन्हीं के ऊपर मतलब ग्लेशियर से आता है। रिमेनिंग पानी सारा का सारा मानसून का पानी होता है, ठीक है। तो मानसून के टाइम पे जो पानी चारों तरफ से झरनों के थ्रू या जो अलग अलग लाइंस के थ्रू आता है, वो पानी ही आ रहा होता है। तो चाइना हमारा पानी रोक देगा, ये वास्तव में एक गलत नैरेटिव है। और जो पानी आ रहा है या भारत इसका मैक्सिमम यूज कर सकता है, इसके ऊपर काफी बड़ा डैम जो भारत बना रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही अभी क्या कर रहा है भारत कि केवल एक डैम वाली स्ट्रेटजी तो भारत खेल ही रहा है कि वहां पे हम लोग भी अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो प्रोजेक्ट लगेंगे वो देश भर के अंदर बिजली उनसे प्रोड्यूस होकर के हमारे पास में पहुंचेगी। तो बहुत बड़ा काम हम लोग ये कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के ऊपर हम लोग भी डैम बना रहे हैं, क्योंकि जो भी रिवर से वहां से अब डैम बनने की वजह से क्या होगा कि हम भी उस पानी को कंट्रोल करने वाली पोजीशन में आ जाएंगे। आगे हमें कितना पानी छोड़ना है और कितना नहीं छोड़ना, ये हम लोग डिसाइड करने लग जाएंगे। तो चाइना एकदम से पानी छोड़ेगा तो आगे हमारा डैम है, उसको कंट्रोल कर लेगा। इट मीन्स कि हमारे पास में बाढ़ नहीं आ सकती, इसका मतलब है कि हमारे पास सूखा नहीं हो सकता, हम उसको बराबर काउंटर कर देंगे। तो पानी का जो काउंटर करने वाला सिचुएशन है वो तो हमने क्रिएट कर दिया है। तो हमारी जो सरकार है वो भी उसके अंदर बहुत हम लोग भी बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर रहे हैं। और देखिए एक बड़ा पहलू और आ जाता है कि इस पूरे के पूरे रीजन में, यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा पूर्वोत्तर है, वहां पे हमने एक ऐसे ग्लोबल जाइंट को ला करके बिठा दिया, उसका नाम है जापान, कि भाई साहब तू आ यहाँ पे और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर। उसने काम भी अपना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जिस बड़े लेवल पे हम लोगों ने, देखिए हमें क्या है कि वहां इसको जापान को बैठाने की वजह से क्या हुआ है कि हम एक ही झटके के अंदर दुश्मन, मतलब जो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको हमने उस लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाके बिठा दिया। बोले भाई साहब यहाँ बैठा रहे, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर। इससे हमें क्या हो गया है कि हमें अब जो रूट बन रहे हैं हमारे म्यांमार के साथ में और थाईलैंड के साथ में, जो रूट्स हमारा जो बन रहा है, इसके साथ में हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि कलादान जो नदी है उनकी, वो कलादान प्रोजेक्ट हम वहां से लेके आ रहे हैं। तो वहां से जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो भी एक लिंकिंग का काम करेगा। हमारे कोलकाता का जो भी सामान होगा वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी इजीली उसके थ्रू पहुंच सकेगा। तो ये बहुत बड़ा जो काम है वो मोदी सरकार इस मामले में कर रही है। तो जो पानी रोकने वाला जो नैरेटिव है, अगर सही तरीके से कहा जाए, वो तो पूरी तरह से हमने उसको सेट कर दिया कि भाई साहब वो तो नहीं रोक सकते आप, ठीक है। हमने जरूर पाकिस्तान जाने वाले पानी के ऊपर अब जो हमारे अधिकार का पानी था, देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, वो इंडस वाटर ट्रीटी वास्तव में हमारी जो पूर्वी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़े नुकसान वाला सा काम कर रखा था। और एक वास्तव में आपने देखा भी होगा कि स्पेशली कांग्रेस का फेवरिज्म जो है ना पाकिस्तान के प्रति रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एजेंडे के ऊपर काम कर रही है कि वो जब भी पाकिस्तान के फेवरिज्म की कोई भी बात आती है तो वहाँ पे वो कट डाउन लगाना स्टार्ट कर देती है। और आज उसकी वजह से ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही हैं उनकी वजह से आज पूरा का पूरा पाकिस्तान पैरालाइज हो चुका है।
ठीक है, वो पूरा का पूरा टुकड़ों में टूटने वाला पाकिस्तान हो चुका है। पाकिस्तान वहाँ पे हमारे यहाँ पे टेररिस्टों को भेजा करता था, आज वो टेररिस्ट जिनको वो टेररिस्ट बोलता था, जिनके हाथों में बंदूक थमाई थी, अब वो लोग उनको ही मार रहे हैं। तो रिवर्स इफेक्ट करके रख दिया है वहाँ पे। तो वो एक तो वो कट डाउन हो गया है पूरा का पूरा। सेकंड, हमने जो अभी रिवर्स के ऊपर हम लोग जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनकी स्पीड विनोद इस वक्त बहुत तेजी के साथ में काम हो रहा है। दूसरा, हमने क्या किया है, उस रिवर्स को हमने टनल्स के थ्रू कनेक्ट करके दूसरी रिवर के अंदर, मतलब इस रिवर के अंदर सतलुज के अंदर ज़्यादा पानी आ रहा है, उससे निकाला हमने ब्यास के अंदर डाल दिया, उधर कम आ रहा है। तो ये काम हम बहुत तेजी के साथ में कर रहे हैं, और ये काम जब पूरा हो गया, इसको बोलते हैं रिवर कनेक्टिविटी करना, ठीक है। ये अगर काम पूरा कंप्लीट होता है तो उसके बाद में बहुत बड़े लेवल पे हम लोग अपने पानी को कंट्रोल करने वाली स्थितियों में पहुंच जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो काम कर रही है सरकार, इट्स डिफरेंट, बहुत बढ़िया काम है। अभी नॉर्थ ईस्ट को लेके बातचीत चल रही है, तो उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव चरम पर है, तो उसके बारे में आप थोड़ा। देखिए, बांग्लादेश का तो दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। बांग्लादेश में क्या होता है कि 2024 के अंदर वहाँ पे हमारी जो सबसे करीबी दोस्त हुआ करती थी शेख हसीना को उन्होंने तड़ीपार कर दिया, उन्होंने उनकी तख्ता पलट कर दिया। वहाँ पे सरकार वहाँ पे चेंज हो जाती है, उसके बाद में भी नई तारिक रहमान की सरकार आती है, और तारिक रहमान की सरकार तो भारत के खिलाफ वैसे ही भी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद में उनको पता चला, अरे हम तो जाहिल हैं, हम लोगों को ग्रोथ से मतलब नहीं, हमें तो जिहाद करना है, ठीक है। तो वो जो जाहिल लोग थे, उन जाहिलों को पता चला कि हम लोग तो बने ही नहीं है विकास के लिए, हम तो उपद्रव के लिए बने हैं, हम तो भारत में इन्फिल्ट्रेशन के लिए बने हैं। जब उनको भूख लगती है भारत की तरफ भाग लेंगे, ठीक है। आदतें खराब थी। उन्होंने जो उनकी एक बहुत ही बढ़िया लीडर कह सकता हूं मैं उसको, और जिनके परिवार ने बांग्लादेश के लिए बलिदान दिए हैं, वो शेख हसीना, जिनका 80s के दौर में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, वो खुद बाहर थी, इस वजह से बच गई उस वक्त। सोचिए इस लेवल की वहां के लोगों की मानसिकता में, ये जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी स्पेशली कहूंगा, वो लोग इस लेवल के हैं वहां पे कि उन्होंने अपनी उस लीडर को, पहले तो जाहिर सी बात है उनके पूरी फैमिली, होल फैमिली को उन्होंने मतलब मार दिया। सेकंड, उसके बावजूद भी वो बच जाती हैं, वो बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए अपना काम करती हैं, और हाल फिलहाल में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस चीज़ को लेकर के भी, कि अभी मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को लेकर कि 2024 के अंदर क्या होता है कि उन्होंने जब इनको शेख हसीना को वहाँ से हटाते हैं, अपदस्थ करते हैं, वो भारत में आ जाती हैं। दूसरी तरफ जो सरकारें चेंज होती हैं, उन सरकारों का ये एंटी इंडिया नैरेटिव वहाँ बहुत तेज़ी के साथ में सर्कुलेट किया जाता है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है पाकिस्तान की ISI का और चाइना का होता है। और चाइना, वहाँ नई सरकार बनती है, नई सरकार भी जाकर के चाइना की गोद में जाके बैठती है, और वहाँ पे भारत को नुकसान पहुँचाने वाला तीस्ता प्रोजेक्ट, तीस्ता बेसिकली एक रिवर है जो सिक्किम से चल करके उसका पानी आता है, पश्चिम बंगाल में जाता है, और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाता है। अब जो बांग्लादेश की जो सरकार है, उसको मालूम नहीं है शायद इस बात को लेकर के कि पूरा का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में है उनकी सारी रिवर्स का। आप तीस्ता नदी के प्रोजेक्ट को ले जा करके आप दे तो दोगे चाइना को, वो आकर के वहाँ खुदा ही अपनी सारी चीज़ें कर भी देगा, प्रोजेक्ट ले आएगा, लेकिन वो भारत को उससे थ्रेट है, क्योंकि बिल्कुल हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में वो लोग आकर के बैठ जाएंगे, और भारत क्या ये बर्दाश्त करेगा? भारत वहाँ पे बता रहा हूँ कि एक सिंगल बटन दबाएगा, उसके बाद में उनका पानी रोक देगा भारत, ठीक है। उसके बाद में करते रहना आप चाइना के जितने प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या खाक कर लोगे आप लोग, ठीक है। भारत अगर गजलडोबा बैराज से अगर पानी आगे जाने ही नहीं देगा, जो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर से, तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है। दूसरा, गंगा के साथ में भी उनका चल रहा है मैटर, ठीक है। गंगा को लेकर के भी सेम चीज़ें चल रही हैं कि गंगा के पानी को लेकर के वो लोग बोल रहे हैं कि गंगा का पानी, उसके ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे भी वही आ जाती है कि भारत को बिना फेवर में लिए वो चाइना को लेकर के वहाँ बैठ गया है। अब भारत सीधा कह देगा भाई साहब उससे करवा लो आप, ठीक है। तो वो जो चीज़ें भारत यहाँ पे जितने लेवल का कंट्रोल कर सकता है, देखिए आप भारत के साथ में बिना सहमति के आप थर्ड पार्टी के साथ में नहीं बैठ सकते। आप वहाँ अपना मोंगला पोर्ट उनको दे रहे हैं, वो भी भारत से छीन करके उनको दिया है, ठीक है।
मोंगला पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद इसलिए था क्योंकि मोंगला पोर्ट से पूर्वोत्तर के अंदर कनेक्टिविटी करके हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये जो जिनकी माइंडसेट डेवलपमेंट का ना हो करके डिस्ट्रक्शन का माइंडसेट होता है, उन लोगों ने वहाँ पे भी अपनी स्टोरी फैलाई है और वहाँ चाइना को लेके बिठा दिया। दूसरा बोलते हैं कि वहाँ हम लोग अब एक पूरा का पूरा कॉरिडोर डेवलप करेंगे जिसके अंदर चाइना के लोग, चाइना की कंपनियां ही केवल वहाँ पे होंगी, वो ही सब कुछ करेंगे। तो जब इस लेवल के उनके इंजीनियर्स वहाँ आकर के बैठेंगे, उनके लोग वहाँ आकर के बैठेंगे, तो डेफिनेटली उससे भारत को नुकसान है। लेकिन भारत हाथ पे हाथ धर करके नहीं बैठा हुआ। भारत ने वहाँ पे ऐसा इंतज़ाम किया है कि भाई साहब चाइना को बुला लीजिए, लेकिन हम चाइना का गला इसी मलक्का स्ट्रेट के ऊपर बैठ करके उसका गला दबा के रख देंगे, ठीक है। और उसका पूरा इंतज़ाम हमारी सरकार ने कर दिया और ऐसा इंतज़ाम किया इस बार तो, ठीक है। पहले जो मोदी इंडोनेशिया गए हैं, इंडोनेशिया के बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में न्यूजीलैंड गया, और जिस तरीके का रेस्पॉन्स वहाँ पे मिला है, पहली बात तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे धमाका मच चुका है। सेकंड, इस दौरान होता क्या है कि हम एक ही जगह पे बैठ करके बहुत सारी चीज़ों को काउंटर कर रहे थे। हमने इंडोनेशिया के अंदर बैठ करके वहाँ के सबांग पोर्ट को बनाएंगे, मोंगला पोर्ट ले भाई तू बना, लेकिन हम तो वहाँ बनाएंगे और वहाँ ऐसा बनाएंगे कि तेरा खुद का गला घोट के रख देंगे, ठीक है। तो आज की डेट पे इस जो मलक्का स्ट्रेट पे और भारत ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट वाला जो पूरा का पूरा मैटर है, वो मैटर यहाँ क्रिएट कर दिया है। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर के पूरे एरिया को कवर कर लेंगे और बैठ जाएंगे। इसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ भारत अकेला ही नहीं है। देखिए आगे की तरफ हमने जापान को अपने साथ में मिलाया है कि तू आ भाई, डेवलपमेंट करी यहाँ पे, और उन्होंने बढ़िया लेवल पे सेट किया उसको, ठीक है। भाई बहन वाला मोदी जी ने रिश्ता भी चाँप दिया उनके साथ में, और उन्होंने डेवलपमेंट की भी झड़ी लगा के रख दी है, जो दबा के डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने। क्योंकि जापान को आज इसलिए भारत की ज़रूरत है क्योंकि भारत के पास में जो सबसे बड़ी पावर है ना आज की डेट में, वो अमेरिका के पास भी नहीं है, वो है हमारी यूथ फोर्स। वो यूथ फोर्स चाइना के पास भी नहीं है। आने वाले टाइम पे कोई भी देश भारत की तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि देखिए युवा ही काम करने वाले, और भारत की जो सप्लाई चेन्स हैं आने वाले 40 साल तक के लिए एकदम सही साट है मैटर पूरा का पूरा, कि 40 साल तक भारत के पास में इतना यंग फोर्स है कि वो पूरे वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा कर सकता है। इतनी मेहनत करने वाली जो तैयार हो रही है कौम, वो हमारे भारत के पास में है। बूढ़े लोग कम हैं, यूथ ज़्यादा है, ठीक है। वो बहुत बड़ा पावर हमारे पास में है, वो बाकी देशों के पास में नहीं है। इसी वजह से जापान हमारे पास में आया है, क्योंकि वो खुद उनके आदमी तो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी मशीनों कौन चलवाएगा? भारत का सपोर्ट चाहिए। और जापान अभी कर क्या रहा है कि चाइना से सारे उसको माल मटेरियल को निकाल के ला रहा है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट को उसको दे दिया, भाई साहब यहाँ लगा। अब ज़्यादा चाइना भी चूचापाटी नहीं करेगा। हमने वहाँ पूरे का पूरा तंत्र एकदम अच्छे से डेवलप कर दिया। इसके अलावा हमने सेकंड क्या किया है? सेकंड हमने काम किया है बोल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने एक तो एनर्जी की डील बड़ी अच्छी करी है, ठीक है। यूरेनियम हमारे देश की बहुत ज़रूरत थी अभी हमें, वो हमारे लिए अभी निर्बाध सप्लाई हो जाएगी। तीसरा क्या है कि पॉइंट यहाँ पे आता है, ये जो पूरा का पूरा जो चौक पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी बैठा हुआ है। उसका कोकोस आइलैंड जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, तो कोकोस आइलैंड के ऊपर भी अब भारत जाकर के बैठ रहा है, ठीक है। उनका बाकायदा पोर्ट डेवलपमेंट के अंदर हम भारत वाले उसमें लग गए हैं। इसके बाद में हमने न्यूजीलैंड जो एकदम सदर्न के अंदर है, हमने भाई साहब वहाँ से शुरुआत कर दी। चाइना तू जाएगा कहाँ से? तो चाइना जिस रास्ते से गुजरेगा हम वहाँ दूसरे। देखिए आपने देखा होगा कि हमने जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर वहाँ पे मेडागास्कर के पास में हम बैठे हुए हैं। सेशल्स के अंदर हम ऑलरेडी बहुत बड़ा लेवल पे हम लोग बैठ चुके हैं। मॉरिशस के अंदर हम लोग अपना पूरा का पूरा बेस बना चुके हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा एरिया हमने वहाँ घेर दिया। मालदीव के अंदर प्रेजेंट के अंदर हम लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे सरकार हमारे अगेंस्ट में थी, लेकिन हमने अपने मानवीय पहलू दिखा करके जैसा भी सेट करना था हमारी सरकार ने सेट किया उनको। श्रीलंका चाइना की वजह से डूबा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। वो लोगों को समझ में आ गया कि चाइना डुबोता है, भारत तैरवाता है। चाइना को छोड़ करके वो लोग आज भारत के फेवर में हैं। उनको बाकायदा पहले उनकी शिप्स आकर के वहाँ रुक जाती थी, आजकल चाइना की शिप वहाँ आ रही थी बाकायदा, जासूसी शिप पूरे इंडियन ओशन के अंदर। अब उनको पूरी तरह से रोकना स्टार्ट कर दिया है। तो भारत के फेवर के अंदर पूरे के पूरे जोन के अंदर इसको एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक शिफ्ट है, जो हमारी मौजूदा लीडरशिप ने बहुत बड़े लेवल पे काम किया इसमें, और वास्तव में वेरी अप्रिशिएबल है। तो अब जो पहला पॉइंट आ जाता है कि चाइना जिस लेवल पे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, हाँ, एक और पॉइंट आता है, वो आता है नेपाल वाला।
जो हमारे पड़ोस में है। आपने अभी देखा होगा, बिल्कुल लेटेस्ट खबरें हैं कि एकदम उसकी प्रॉक्सी बन गए थे लोग चाइना के। लेकिन प्रेजेंट में जो सरकार आई है वो एंटी इंडिया नैरेटिव को सेट कर रही थी। अब उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी नया नए तरीके से वही जैन जी फिर से एक्टिवेट हो चुका है वहाँ पे। इस बार बोला अरे ये फालतू के काम कर रहे हैं, इनसे डेवलपमेंट नहीं होने वाला। क्योंकि भारत, उनकी नर्वस सिस्टम जो है वो भारत है, और उस भारत को ही वो काटने में लगे हुए थे। मतलब सोचो कि भारत के ऊपर वास्तव में डिपेंडेंसी है उनकी। हमारे नेपाली जो नागरिक हैं उनके साथ में बहुत गहरे रिलेशंस हैं। आप उन रिलेशंस को नहीं काट सकते हैं। उनके रिलेशन चाइना वालों से नहीं बन सकते हैं। ये कुछ कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस वाले लीडर्स के अलावा वहाँ पे नहीं बन सकते वो थॉट प्रोसेस। नेपाली जो हैं वो बहुत प्यार से भारतीयों के साथ में रहते आए हैं। भारतीयों ने उनको रोजगार दिया है। उनकी डिपेंडेंसी इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा है, और उस डिपेंडेंसी को एक दिन में आप काट नहीं सकते। एक दिन में आप चाइना की गोद में जाकर के नहीं खेल सकते। आप खेलने की कोशिश करोगे, भारत ने जैसे ही उनके कुछ पत्ते फेंके थे, कुछ नसें दबाई थी भारत ने, वो बिलबिला उठे। और वो बिलबिलाने की स्थिति ये है कि आज वहाँ पे फिर से वो एग्रेशन में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि चाइना ही जाकर के कुछ करने की कोशिश कर सकता है। हम बराबर उनको काउंटर कर रहे हैं, उनसे एग्रेसिवली पेश आ रहे हैं। तो ये सारे काम भारत सरकार कर रही है।